हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और आपको भी 2027 में बोर्ड एग्जाम देना है ना, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी चाहते हो कि टॉपर स्टूडेंट की तरह हम भी हिंदी में 100 में 95 प्लस लेकर आए, मतलब जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं भैया ना, उनका हिंदी में अगर आप देखेंगे तो 100 में 95, 96, 97, 98, 99 नंबर आते हैं। कैसे आते हैं? क्योंकि उनकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की होती है। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक मैराथन क्लास। मतलब इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी में पूरे के पूरे 50 नंबर एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सही सुना आपने भैया, ये हिंदी की पहली सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। तो 2027 में अगर आपका भी टारगेट है ना 100 में 95, 96, 97 ऐसे नंबर लेकर आए, तो भैया ये फर्स्ट स्टेप है। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि आज हम हिंदी का पूरा खंड का एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। देखो, हिंदी का जो पेपर होता है ना, 2 खंड में डिवाइड होता है। सबसे पहले होगा खंड का, फिर होगा खंड खा। तो आज हम पूरा खंड का इस वीडियो में पढ़ेंगे भैया। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले वो देख लीजिए। देखिए, इस वीडियो में हम टोटल 7 टॉपिक पढ़ेंगे। कितने टॉपिक? कुल 7 टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन 7 टॉपिक में से जो लास्ट के 4 टॉपिक है ना, वो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% फिक्स भी होते हैं। मतलब हम 20 नंबर जो फ्री के होते हैं वो भी इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। भैया वीडियो को जितना हो सके लाइक कर देना। लाइक का टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 500 लाइक का। अगर आप लोग इस वीडियो को 500 लाइक्स तक पहुंचा देते हैं भैया ना, तो इसका पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल फ्री दे दूंगा और अभी भी दूंगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में जुड़ जाना। तो देखो, आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, पूरे 7 टॉपिक। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के पूछे जाते हैं। मतलब मैं आपको इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को इस वीडियो में सबसे पहले पढ़ाऊंगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे भैया गद्यांश को। गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं, गद्यांश सॉल्व करने का ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। 10 नंबर का ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। उसके बाद में हम पद्यांश को पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट पद्यांश को देखकर डर जाते हैं भाई। आज हम पद्यांश को भी सॉल्व करना सीखेंगे। 10 नंबर का ये भी आता है। फिर हम किसी एक इंपॉर्टेंट लेखक का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे 5 नंबर का। फिर एक कवि का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे 5 नंबर। फिर कहानी 5 नंबर और फिर खंड काव्य पढ़ेंगे 5 नंबर का। यानी कि टोटल नंबर ऐड करोगे तो 50 नंबर हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं भैया, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बढ़िया ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। ऐसे ही मैं क्लास हर साल बच्चों को देता हूं और लाखों बच्चे बहुत अच्छे परसेंटेज से पास भी होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्नों की। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के पूछे जाते हैं। देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हिंदी में होते हैं ना, यानी कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, इसमें भाई फिक्स नहीं होता। कोई भी टीचर है वो आपको जो इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है ना, वो तो बता देगा। अब ये थोड़ी ना कोई बताएगा कि ये वाला पढ़ लो यही आ जाएगा। हां, जो जीवन परिचय है, साहित्यिक परिचय, कहानी है, वो सब बता देंगे कि ये पढ़ लो यही आएगा। अभी मैं भी आपको बताऊंगा, बस आप लोग बेफिक्र होकर क्लास को देखते रहिए। देखो, फर्स्ट का हमारे बोर्ड एग्जाम में जब हिंदी का पेपर आएगा ना, 5 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी गद्य के इतिहास से बहुविकल्पीय, 5 हिंदी पद्य के इतिहास से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है हिंदी गद्य के इतिहास से। तो ध्यान से समझना। देखो, जैसे 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है बताओ। 100 अजान एक सुजान, इसके लेखक कौन है? सारे बच्चे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं ना, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि आप लोग 2027 वाले स्टूडेंट हो भाई, 5G की स्पीड है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप
राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास या बालकृष्ण भट्ट? देखो भैया 100 अजान एक सुजान, इसके जो लेखक है ना वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। आप लोग टेंशन मत लेना, अभी हम भी आपसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? आप लोग उसका आंसर देना, बाकी फर्स्ट का चौथा ऑप्शन सही है। ध्यान से समझो। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हमारा जो है दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, मतलब सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है फर्स्ट का ये खा है, ठीक है? यहां पे फर्स्ट रहेगा। तो देखो राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? बताओ, राष्ट्र का स्वरूप इस निबंध के लेखक कौन है? भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये चैप्टर जो है ना आपके हिंदी में है। राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर, इसके लेखक कौन है? फर्स्ट ही चैप्टर है, बताओ कौन है इसके लेखक? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी? देखो राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है भाई। फर्स्ट चैप्टर आपका है राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है, ठीक है? चलो गा वाला क्वेश्चन देखते हैं भैया। गा वाला, ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है? जैसे पंचलाइट कहानी के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी, बहादुर कहानी के लेखक हैं अमरकांत जी, वैसे ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है? ये सब कहानियां आपके हिंदी में हैं और इसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये 100% फिक्स होते हैं, ठीक है? तो ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत, मुंशी प्रेमचंद, यशपाल या जैनेन्द्र कुमार? भैया ध्रुव यात्रा जो कहानी है ना इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार दी। मतलब चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। सारे बच्चे बस ध्यान से क्लास को देखते रहो। अगर आपने फुल कंसंट्रेशन के साथ ये क्लास देख लिया ना, आपका 50 नंबर समझ लो कंप्लीट है, क्योंकि खंड का जो है 50 नंबर का आता है, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन। अभी मैं बताऊंगा पीडीएफ इसका कैसे मिलेगा, बिल्कुल फ्री में, टेंशन आप लोग मत लेना। घा वाला है भैया, विद्यानिवास मिश्र जो हैं वो निबंधकार हैं। किस प्रकार के निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र जी? ललित निबंधों के, विचारात्मक निबंधों के, मनोवैज्ञानिक निबंधों के या भावनात्मक निबंधों के? भैया फर्स्ट ऑप्शन सही है। विद्यानिवास मिश्र जी जो हैं वो ललित निबंधों के रचनाकार है, ठीक है? समझ में आ रहा है? अरे भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, बस क्लास को ध्यान से देखो। देखो इसका फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप लोग एक काम करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जाकर उसको फॉलो कर लेना भाई। वहीं पर आपको फ्री कंटेंट मिलेगा, क्योंकि पीडीएफ अगर चाहिए तो वहीं मिल पाएगा। यूट्यूब पे डायरेक्ट पीडीएफ कैसे दे सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग जाके फॉलो कर लीजिएगा, पीडीएफ वहां पे मिलता रहेगा। अंगा नंबर पे आ जाओ भैया। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? भाषा और आधुनिकता इस निबंध के लेखक कौन है? अगर देखा जाए तो ये चैप्टर भी आपके हिंदी में है, ठीक है? और अगर आप थोड़ा आगे गए होंगे चैप्टर में तो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूं। वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रो जी सुंदर रेड्डी या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी? भैया भाषा और आधुनिकता के जो लेखक है ना वो है प्रो जी सुंदर रेड्डी जी। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन रहेंगे, काखा गघा अंगा करके 5 नंबर आपको मिल जाएगा भाई इसके लिए, ठीक है? बाकी मैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको बताता रहूंगा, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। चलो भैया अब हिंदी पद्य के इतिहास में आ जाओ। अब इसमें भी 5 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन मैं आपको आज बताऊंगा। ऐसे मैं आगे आगे ना 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन करके सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। उसकी जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़िए। चलो दूसरे का हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान कौन है? मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सबसे पहले विद्वान कौन है? डॉक्टर गियरसन, गारसा दत्तासी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल? भैया गारसा दत्तासी जी हैं हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सबसे पहले विद्वान हैं गारसा दत्तासी जी, ठीक है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपसे कर लेता हूं भाई, हिंदी गद्य के इतिहास से ही रहेगा। बताएंगे आप लोग कि पृथ्वी पुत्र के लेखक कौन है? पृथ्वी पुत्र इसके लेखक कौन है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, कहीं से भी इसका आंसर दीजिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। फटाफट सारे बच्चे आंसर देंगे, ठीक है? ये हो गया क्वेश्चन। अगला देखो, मलिक मोहम्मद जायसी को
किस काव्य धारा का कवि माना जाता है? बताओ, मलिक मोहम्मद जायसी जी को किस काव्य धारा का कवि माना जाता है? ज्ञान मार्गी अथवा संत काव्य धारा, राम मार्गी शाखा का, या सूफी काव्य धारा का, या सगुण भक्ति काव्य धारा का? तो भैया थर्ड ऑप्शन सही है, सूफी काव्य धारा का। मतलब जो हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, इनको सूफी काव्य धारा का कवि माना जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बस अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं भाई, बस ध्यान से क्वेश्चन को देखते रहो, समझ लो आपका बिल्कुल फिक्स है नंबर। ठीक है, मतलब आप ध्यान से देखोगे आपको वैसे आंसर समझ में आ जाएगा। फटाफट चलो, पूरे 50 नंबर हमें क्लियर करने भाई। 2G के स्पीड से नहीं चलना, हमें 5G के स्पीड से चलना है, ताकि हमारा नंबर अच्छे से क्लियर हो जाए। गा वाला, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? बताओ, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? मिश्र बंधुओं ने, दूसरा है रामशंकर शुक्ल रसाल ने, तीसरा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और चौथा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। देखो, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मैं आपसे क्वेश्चन बीच बीच में करता रहूंगा। बताइए, कामायनी के कवि कौन है? कामायनी जो है ये किसकी रचना है? सभी बच्चे इसको कमेंट करके बताएंगे। मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं ना, ताकि आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको मैं देख सकूं भाई कितना तेज चल रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो, घा वाला क्वेश्चन देख लो बच्चों। लहर के रचनाकार कौन है? आंसू, लहर, झरना, इन सबके जो कवि हैं वो कौन है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा? भैया जयशंकर प्रसाद जी हैं। आंसू, लहर, झरना, कामायनी, अरे इन सब के जो कवि हैं वो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? बस ध्यान से क्लास को देखो। अभी हम 10 नंबर कंप्लीट कर रहे हैं, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा ऑप्शन सही। अंगा वाला देख लो भाई, हिरोशिमा कविता के रचनाकार कौन है? हिरोशिमा के रचनाकार कौन है? फटाफट आंसर दो। रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, महादेवी वर्मा, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी? भैया हिरोशिमा के जो कवि है ना वो अज्ञेय जी हैं। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। समझ में आ रहा है भाई? तो आपका 10 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना वो फाइनली हो चुका है। मतलब मैंने आपको टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिया। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होने से पहले आप लोग बताइएगा, यामा के कवि कौन है या कवित्री कौन है? यामा किसकी रचना है? सारे बच्चे इसको कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं 10 नंबर के, लेकिन हमें तो पूरे 50 नंबर कंप्लीट करना है ना। अब हम चलते हैं अपने गद्यांश को सॉल्व करते हैं भाई, वो भी आसान ट्रिक के साथ, आसान तरीके से। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश को। अब देखिए स्टूडेंट, गद्यांश को कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझिए। पूरे के पूरे 10 नंबर का आता है और मेरे हिसाब से ना बहुत ज्यादा आसान होता है, बस समझना ध्यान से। देखो गद्यांश जो है 10 नंबर का आएगा, मतलब आपको हिंदी के किसी चैप्टर का एक गद्यांश दे दिया जाएगा, जैसे यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, आपके हिंदी के गद्य में किसी भी चैप्टर से दिया जा सकता है। आपके हिंदी के पेपर में 2 गद्यांश रहेंगे, आपको करना एक ही होगा। जो आप पहचान सकें, जिसका आंसर दे सकें, वो आपको करना है। ये गद्यांश है। इसी गद्यांश से संबंधित 5 क्वेश्चन रहेंगे भाई इसके नीचे। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। देखो सबके लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा, और यही 2 गुणे 5 क्वेश्चन रहेंगे। यही 5 क्वेश्चन का आंसर लिखोगे 10 नंबर आपको मिल जाएगा। आंसर कैसे लिखना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। पहले हम क्या करेंगे, देखो इस गद्यांश को खूब ध्यान से पढ़ेंगे, इसको पहचानेंगे ये किस चैप्टर का है, इसके लेखक कौन है। फिर हम जो इसके नीचे ये क्वेश्चंस है ना, ये देखो जो क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चन का आंसर इसी गद्यांश में से हम ढूंढ ढूंढ कर लिखेंगे। भाई बहुत आसान है, ध्यान से देखो अभी समझ में आ जाएगा। पहले इसको पढ़ते हैं हम,
साथ में। देखो, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। यह किस चैप्टर का है भैया? देखो, इसमें आ गया भाषा। अगर ये भाषा आ गया तो ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर का गद्यांश है। अब किस चैप्टर के लेखक कौन है वो आपको पहले से ही याद रखना है कि राष्ट्र का स्वरूप के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, अशोक के फूल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, भाषा और आधुनिकता के लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं और निंदा रस के लेखक हरिशंकर प्रसाद जी हैं। ये आपको पहले से याद होना चाहिए। तो इसके जो लेखक हैं, देखो ये भाषा आ गया तो ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर का गद्यांश है, ये ट्रिक है। और इसके लेखक हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि देखो पहला क्वेश्चन यही रहेगा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रोजी सुंदर रेड्डी। आपका 2 नंबर कंप्लीट हुआ। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इसकी व्याख्या करनी है। देखो यहां से लेकर यहां तक जिसके नीचे रेखाएं दिख रही हैं ना, इसकी अपनी भाषा में व्याख्या करनी है भाई। इंग्लिश में नहीं लिखना, हिंदी की व्याख्या हिंदी में ही करना है। थोड़ा बहुत चेंज करके लिख दो, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कैसे इसको करना है। 2 नंबर इसका भी फिक्स है, बस चेंज करके थोड़ा सा लिखना है, अपने तरीके से लिखना है, नंबर मिल जाएगा। तीसरा, प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है? भाई किस बात पर बल दिया? संस्कृति की बात हो रही है। ठीक है, तो देखो प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने जो भाषा के नए परंपरागत प्रयोग के कारण जो शाब्दिक अर्थ देने के लिए मतलब जो परिवर्तन हुए हैं उसी पर उन्होंने बल दिया है, वो भी मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे, चौथा, संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है? तो देखो फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। देखो सीधा सीधा आंसर दिया है। तो अगर आपने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन कर लिए ना, तो बाकी क्वेश्चन के आंसर सीधा सीधा आपको गद्यांश में मिल जाएगा। देखो भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, बस हो गया, 2 नंबर फिक्स है। क्वेश्चन था कि संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है? भाषा है, समझ में आ गया। अगला, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो देखो यहां पे लिखा है, संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। किसकी? संस्कृति की, कल्चर की। तो संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। देखो दिमाग लगाओगे 2 नंबर ये भी फिक्स, मतलब 10 में 10 करके आओगे। अब जब भी इसको सॉल्व करना, एक देखो ध्यान देना आप लोग, इसको मैं जब सॉल्व करूंगा ना, आप कॉपी में जब लिखना प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना, और जो गद्यांश आप कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप ये गद्यांश कर रहे हैं, तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है भाषा स्वयं, फिर डॉट 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 करके आवश्यकता है, ऐसे आपको लिख देना है भैया। देखो ध्यान से ऐसे कर देना है, भाषा स्वयं डॉट 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 करके आवश्यकता है, ऐसे आपको डॉट डॉट करना है, ताकि कॉपी चेक करने वाले को यह पता चले कि आपने यही वाला गद्यांश किया है। यह लिखना जरूरी है क्योंकि 2 गद्यांश रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखो हम ऐसे लिख देंगे, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रोजी सुंदर रेड्डी, वो भी सही है, या फिर आप संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हो, संदर्भ में भी वही लिखना है, पाठ का नाम लेखक का नाम। तो देखो संदर्भ हेडिंग डालेंगे फर्स्ट में। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार प्रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक निबंध से अवतरित है। 2 नंबर कंप्लीट। देखो ध्यान से, ये हो गया हमारे लेखक का नाम, ये हो गया हमारे पाठ का नाम। जो मैंने येलो कलर से लिखा है भैया ना, इसको आप ब्लैक से लिखना, ये ध्यान रखना। जैसे ये व्हाइट वाला ब्लू से कर देना, जो येलो से मैंने लिख रखा है ये सब ब्लैक कलर से लिखना जब आप कॉपी लिखना। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, 2 नंबर हमारा यहां पे फिक्स हो गया भैया। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रोजी सुंदर रेड्डी। चलो अगला क्वेश्चन देख लो बच्चों, दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इसकी व्याख्या करनी है जिसके नीचे रेखाएं हैं। देखो, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए शब्दों प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। थोड़ा चेंज करके इसको लिखना, बस प्यार से हेडिंग डालना दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, और चेंज करके थोड़ा सा लिख देना जैसा मैंने लिखा। देखो भाषा में जो
प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। नित्य प्रति संस्कृति में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोगों, नए नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत आवश्यक है, जिससे बदलते हुए नए भावों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके। मतलब उसी को थोड़ा चेंज करके हमने लिख दिया है भाई, चीज वही है, टॉपिक वही है, क्वेश्चन मतलब वर्ड वही है, थोड़ा अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर दो, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा था, प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है? तो देखो तीसरा, प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोगों की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। 2 नंबर ये भी कंप्लीट। ठीक है, अगला, संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है? तो ये मैंने बता ही दिया था, संस्कृति का एक अटूट अंग भाषा है। 2 नंबर ये भी कंप्लीट। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन कर लेते हो तो बाकी क्वेश्चन हलवा है तीनों। अगला, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो ये देखो भैया, संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। 2 नंबर। मतलब ऐसे करके आओगे तो कॉपी चेक करने वाला ऐसे नंबर भी देगा, 10 आउट ऑफ 10। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, उसके बाद हम चलेंगे पद्यांश को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले आप लोग ले लीजिए, यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका ले लीजिए, फिर इसका ले लीजिए, फिर इसका, और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हो गया स्टूडेंट स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अब चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट पद्यांश पे। देखो भाई, गद्यांश से थोड़ा चेंज रहेगा पद्यांश, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा मीनिंग निकालना पड़ेगा। गद्यांश में तो आपको डायरेक्टली आंसर दिया था, लेकिन पद्यांश में आपको मीनिंग निकालना होगा। जैसे देखो, महत्वपूर्ण पद्यांश है भाई, 10 नंबर का ये भी आएगा। हिंदी के पद के किसी चैप्टर का आपको एक पद्यांश ऐसे दे दिया जाएगा, इसके नीचे 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे सेम गद्यांश की तरह, और 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, पहले हम इस गद्यांश, इस पद्यांश को पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर हम देने का प्रयास करेंगे। देखो ध्यान से, इसमें मीनिंग निकालना पड़ेगा आपको, तभी आपको समझ में आएगा। देखो जैसे दिया गया, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, ज्यो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभावली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लक वहां जाना विश्राम लेना। मतलब पवन दूतिका चैप्टर का ये पद्यांश है। जब श्री कृष्ण जी राधा जी को छोड़कर ब्रज से चले जाते हैं, मधुवन से चले जाते हैं, तो राधा जी बहुत परेशान हो जाती है। वो पवन को अपना दूत बनाकर, पवन का मतलब वायु को, श्री कृष्ण जी के पास भेजते हैं कि जाओ और मेरी सारी प्रॉब्लम तुम श्री कृष्ण जी को सुना दो। देखो वो कहती है, मेरे प्यारे, मेरे प्रिय। देखो मीनिंग अगर निकालना आ गया भाई, क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से। देखो मेरे प्यारे, मेरे प्रिय नौ जलद, नौ जलद का मतलब नए मेघों के समान, जो नए बादल होते हैं ना, उनको नौ जलद बोलते हैं। से कंज से नेत्र वाले, और कमल के समान आंखों वाले, नेत्र वाले, जाके आए ना मधुवन से, वो मधुवन से चले गए हैं और ना आए हैं और ना भेजा संदेशा, और ना ही उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा। मतलब राधा जी कृष्ण जी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मेरे प्रिय, नए मेघों के समान रूप वाले और कमल के समान नेत्र वाले मेरे श्री कृष्ण मधुवन को छोड़कर चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा भी नहीं भेजा है। वो कहती हैं पवन से, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं। मैं रो रो कर प्रिय विरह मतलब अपने श्री कृष्ण के विछड़ने से रो रो कर बावली, पागल सी होती जा रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। वो पवन को कहती है, जाओ और मेरी सारी दुख कथा, मेरी सारी व्यथा तुम श्री कृष्ण को सुना दो। ठीक है, फिर वो कहती हैं पवन से, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। मतलब ज्यों ही, जैसे ही मेरा भवन, मेरा घर तज, उसको छोड़कर तू अल्प, थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, जैसे ही मेरे घर को छोड़कर तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभावली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। मतलब शोभावली, शोभा से युक्त, सुख प्रदान करने वाली, सुखद कितनी मंजू कुंजे। मंजू कुंजे का मतलब होता है जो लता झाड़ियों का क्षेत्र होता है या करौंदे का जो बगीचा होता है, वो मिलेंगे मिलेंगे। मतलब वो कहती है, जैसे ही मेरे घर को छोड़कर तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तुझे शोभा से युक्त और सुख प्रदान करने वाले जो है बगीचे मिलेंगे, जो तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगे। देखो, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। वो कहती है, अपनी प्यारी छाया और मधुर स्वर से वो तुझे अपनी ओर आकर्षित करेंगी,
तो भी मेरा दुख लक वहां जाना विश्राम लेना, तो भी मेरे दुख को ध्यान में रखकर वहां जाना विश्राम न लेने लगना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, पहला क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। भैया शीर्षक का नाम है पवन दूतिका, कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी, इसके कवि हैं। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। भाई इन दोनों लाइनों का व्याख्या करना है, आपको 2 नंबर यहां पर भी मिल जाएगा। तीसरा देखो, पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है, तो अभी मैंने जब मीनिंग बता दिया आपको समझ में आ चुका होगा। पवन दूतिका द्वारा राधा जी ने श्री कृष्ण जी को संदेश भेजा है। चौथा, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है, तो राधा जी ने श्री कृष्ण जी को ऐसे बताया ना कि वो नए मेघों के समान रूप वाले हैं, उनके नेत्र जो हैं कमल के समान है, यही तो कहा गया, वही राधा जी ने बताया है। पांचवा, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए, तो राधा जी जो हैं श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही हैं। बस हो गया। अब इसका आंसर लिखना है भाई, तो ऐसे करना, मेरे प्यारे डॉट 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 करके विश्राम लेना, ऐसे लिख देना। देखो, मेरे प्यारे डॉट 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 करके ना विश्राम लेना, मतलब इसको लिखना पड़ेगा। पद्यांश भी 2 रहेगा, आपने कौन सा किया है, कॉपी चेक करने वाले को कैसे पता चलेगा, तो ये लिखना है आपको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शीर्षक का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत, लेकिन हम संदर्भ के रूप में लिखेंगे तो भी बढ़िया रहेगा। देखो, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत द्वारा रचित प्रिय प्रवास से, मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का एक बहुत ही फेमस महाकाव्य प्रिय प्रवास, उससे ये लिया गया। इससे हमारी पाठ्यपुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। बस ये आपका हो गया 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। ठीक है, मतलब ये हमारे कवि का नाम हो गया, ये हमारे शीर्षक का नाम हो गया, और 2 नंबर आपके नाम हो गया। ऐसे ही आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इसकी व्याख्या करनी है जिसके नीचे रेखाएं हैं। देखो, मेरे प्यारे नवजलस से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, बस इसकी व्याख्या कर दो। तो ऐसे हेडिंग डाल दो भैया, रेखांकित अंश की व्याख्या। दूसरा हेडिंग हमारा रहेगा, इसमें लिखो, राधिका पवन दूतिका से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल की समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, और ना ही उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा। बस 2 नंबर यहां पर भी फिक्स हो गया। वही चीज जो मैंने मीनिंग में बताया था वही आपको लिखना भी है। ठीक है, चलो भैया, समझ में आ रहा है। ऐसे देखो, इसमें जो भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं ना, ये वो वाले क्वेश्चन नहीं है कि एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, ये सारे के सारे बहुत स्पेशल वाले क्वेश्चन है, तो आपको ये तैयार कर लेना। तीसरा, पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है, तो ये देखो, पवन दूतिका द्वारा, इसको हटा दो, पवन दूतिका द्वारा राधा ने कृष्ण को संदेश भेजा है भाई। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया, तो देखो, कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान है। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखो, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो देखो भैया, राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही हैं। 2 नंबर, मतलब ऐसे करके आओ भाई, 10 में 10 लाओ। बाकी आप टेंशन मत लेना, हम आपको सारे के सारे पद्यांश पढ़ाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ऐसे ही आप प्यार बनाए रखो, वीडियो को लाइक करते हुए चलना भाई, ऐसा मैराथन क्लास बार बार नहीं मिलेगा। चलो, हो गया, यानी कि अभी तो हमने कितने नंबर कंप्लीट किए हैं, यहां पे देखो भाई, बहुविकल्पीय कंप्लीट हो गया, गद्यांश पद्यांश हो गया, 30 नंबर अभी कंप्लीट हुआ है। अभी हमें इन चारों को कंप्लीट करना है। तो चलो भैया, अब हम चलते हैं लेखक के साहित्यिक परिचय पे। ये देखो भाई, लेखक का साहित्यिक परिचय जो है आज इसको, ये देखो, आज हम पढ़ेंगे एक ऐसे लेखक का साहित्यिक परिचय ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार आते हैं भाई। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो हिंदी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है ना, 5 नंबर आपका समझ लीजिए कंप्लीट करवाए हैं। अगर आप इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाओं को पढ़ लेते हो तो चलो भैया, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा साहित्यिक परिचय, लेकिन आपको एक छोटा सा जीवन परिचय ऐसे लिख देना है, या फिर आप बॉक्स बनाकर इनका संक्षिप्त परिचय भी लिख सकते हो इसके जगह पे। तो देखो, जीवन परिचय एक छोटा सा हेडिंग लिखेंगे, इनका जन्म, जन्मस्थान, शिक्षा दीक्षा, मृत्यु, ये इसमें लिखना होता है। देखो, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन
1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1979 ईस्वी को रोगड़ता के कारण स्वर्गवास हो गया। मतलब इनका जन्म स्थान, शिक्षा दीक्षा, मृत्यु, यही आपको लिखना है। जीवन परिचय में बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। किसी भी लेखक का लिखना हो ऐसे ही छोटा सा पहले जीवन परिचय लिख देना। साहित्यिक परिचय का मतलब इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है भाई, कैसी रचनाएं करते थे, क्या करते थे, कौन से पुरस्कार मिले, ये सब आपको इसमें लिखना है। देखो साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे, ऐसे लिखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। ठीक है, वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। क्या थे, कैसी रचनाएं करते थे, ये सब साहित्यिक परिचय में लिखना। आगे देखो, इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने नित्य प्रत्य के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य है। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। मतलब इनको जो जो पुरस्कार मिले हैं वो इसमें लिखना। 3 नंबर आपको मिलता है साहित्यिक परिचय का, मतलब ये आपको 3 नंबर दिलाएगा। ठीक है, रचनाओं पे आ जाओ। रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, जैसे निबंध संग्रह, ऐसे हेडिंग डाल डाल के अच्छे से लिखना भाई। निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। ठीक है, फिर उसके बाद में इसको नीचे लिख देना, आलोचना साहित्य दूसरा हेडिंग है। ठीक है, सूरदास कालिदास की लालित योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। इतिहास में इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। उपन्यास इनके कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा और नामदास का पोथा। ठीक है, बस इतना आपको लिखना है भाई। 2 नंबर रचनाओं का मिलेगा। ऐसे करके आओगे 5 में 5 लाओगे। ठीक है, इन सब का मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, बस आप लोग लाइक करके वीडियो को कमेंट में पीडीएफ लिख देना। ठीक है, चलो भैया, कवियों में हमने लिया, देखो आप लेखकों में वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिशंकर प्रसाई और प्रोजी सुंदर रेड्डी में से किसी एक का याद कर लो। 5 नंबर भाई 100% फिक्स है। कवियों में आप मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर, इन सब का याद कर लो। ठीक है, तो आज हम जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ेंगे भाई। अब ये कवि हैं, 5 नंबर ये भी आपको दिलाएंगे। कितने? पूरे 5 नंबर, और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी लिखना हो भाई सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डालना, जैसे उसमें हमने डाला था। और मैंने बता दिया कि कवियों में आप मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, इन चारों का पढ़ लो, काम खत्म है। ये मैं नहीं बोल रहा भाई, ये रिकॉर्ड बोल रहा है। जो हिंदी के पेपर अब तक हुए हैं ना, सबसे ज्यादा इन्हीं का पूछा गया। तो जीवन परिचय देखो, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। देवी प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर ये स्वर्ग सिधार गए। बहुत कम एज में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलो हो गया। साहित्यिक परिचय देख लो भैया, साहित्यिक परिचय इनका क्या है। देखो, श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार, उन्नायक तथा उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके कविता काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। कैसी कैसी रचनाएं थी, क्या क्या था, वो सब इसमें लिखना है। प्रसाद जी ने नाटक, कहानी, निबंध आदि सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और अपने कृतित्व से इन्हें अलंकृत किया। 3 नंबर इसका फिक्स हो गया भाई। देखो, अलग अलग बुक्स में अलग अलग भी हो सकते हैं भाई, जहां से आप पढ़ो उसी को याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बुक्स में भाई अलग अलग हो सकते हैं। रचनाएं देख लो, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं निम्न है। काव्य ग्रंथ में कामायनी, आंसू लहर, झरना इनकी रचना है। कहानी में आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती। इरावती जो है पूरी नहीं हुई थी, अपूर्ण है। ठीक है, निबंध में काव्य और कला तथा अन्य निबंध। चंपू में प्रेम राज्य। बस हो गया, 2 नंबर इसका भी मिल जाएगा, मतलब 5 में 5 भाई। ठीक है, बाकी सारे लेखक, सारे कवियों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इनका ले लो, फिर इनका ले लो, फिर इनका ले लो। ठीक है, देखो मैं आपको सारे लेखक, सारे कवियों का बताऊंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लेना। चलिए भैया, अब चलते अपने अगले टॉपिक पे। 40 नंबर कंप्लीट हुआ, अब हम चलेंगे महत्वपूर्ण कहानी पे। ठीक है, चलिए देखते हैं कहानी को। अब देखिए स्टूडेंट, कहानी की अगर बात करें ना, तो आप
आपको ये 100% फिक्स ये भी होता है। कहानी में 3 कहानी आपको पढ़नी है, पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा। लेकिन कहानी का सारांश और उद्देश्य दोनों पढ़ लेना मेरे भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश। भाई बहुत ज्यादा आता है और आई थिंक कि आपका 5 नंबर आज कंप्लीट हो जाएगा। बस ध्यान से समझो, ध्यान से देखो, बाकी देखा जाएगा। तो पंचलाइट देखो रेणु जी की आंचलिक कहानी है। मतलब मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूं, ऐसे ही आपको पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना है। ये देखो 3 पेज में है, बाकी ऐसे ही पूरा आपको जाकर लिखना है। थोड़ा थोड़ा मैं समझाऊंगा भी, अगर आप लोग कहोगे तो इसका स्पेशल वीडियो में लेकर आऊंगा। देखो पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। रेणु का मतलब फणीश्वर नाथ रेणु जी की, ठीक है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया। मतलब इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव का एक चित्रण जो है प्रस्तुत किया गया, उसी की बात की गई है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। देखो बिहार में एक महतो टोली है, उसमें कुछ अशिक्षित लोग हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा। उन्होंने रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। मतलब उन्होंने रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसको वो पंचलाइट बोलते हैं। भाई लालटेन आपने सुना होगा शायद, ठीक है। आगे देखो, पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग बड़ी सम्मान की चीज समझते हैं। मतलब पंचलाइट को ये लोग बहुत बड़ी चीज समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। मतलब पंचलाइट उन्होंने खरीदा है और उसको देखने के लिए पूरे गांव के जो औरत, मर्द, बच्चे सब आ जाते हैं भाई। और आज का जमाना देख लो भाई, कोई बाइक अगर नहीं ले आओ ना, तो आसपास के गांव वाले देखने नहीं आएंगे, अपने बगल के ही नहीं आएंगे। और पहले पंचलाइट के लिए इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। मतलब पहले लोग पिछड़े थे, अब सब अपने अपने में बिजी हैं, ठीक है। आगे देखो क्या है। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। और जो गांव का सरदार है ना, वो अपनी पत्नी को आदेश देता है भैया कि शुभ कार्य को करने से पहले थोड़ा पूजा पाठ हो जाए। मतलब उस पंचलाइट को जलाना जो है उनके लिए शुभ कार्य है, ठीक है। सभी उत्साहित है, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। मतलब सब लोग बहुत खुश तो हैं, लेकिन वो इतने सीधे साधे, इतने अनपढ़ हैं कि वो पंचलाइट जलाना जानते ही नहीं है। मतलब लेके चले आए, जलाना नहीं आता। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। मतलब वो लोग जलाना नहीं जानते पेट्रोमैक्स को। अब होता है भैया हीरो की एंट्री। देखो होता क्या है, इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। मतलब उसी टोली में गोधन नाम का एक लड़का रहता है। गोधन ही हीरो है समझ लो, क्योंकि वही पंचलाइट जलाना जानता है। आगे देखो, वो गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। वो गांव की ही एक मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता था। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वो उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। मतलब गोधन जब मुनरी के घर के सामने से जाता था ना, तो थोड़ा गाना वाना हो जाता था, सनम रे मैं तेरा सनम हूं, अरे ठीक है। तो जो मुनरी की मां गुलरी काकी हैं, उन्होंने शिकायत कर दी पंचायत वालों से कि ये मेरे घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। अब पंचायत वाले गोधन को गांव से ही निकाल देते हैं। देखो ध्यान से, इस कारण पंचों ने उसे जात से निकाल रखा था। मतलब पंचायत वालों ने उसे जात से निकाल रखा था। लेकिन अब वो लोग पंचलाइट लाते हैं, अगर नहीं जला पाए तो आसपास के गांव वाले उनका मजाक बनाएंगे। अब वो क्या करेंगे, उन्हें गोधन को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि कोई पंचलाइट जलाना नहीं जानता। देखो मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वो चतुराई से ये बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच क्या करते हैं, वो आता है, गोधन पंचलाइट को जला देता है और फिर पंचायत वाले गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। मतलब वो गांव में बुला लेते हैं, भाई कि तुमने हमारी इज्जत रख ली। देखो कहानी आप विस्तार से पढ़ोगे तो और समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखो, वो पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की मां गुलरी काकी काफी प्रसन्न होकर शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। मतलब मुनरी की मां गुलरी काकी जो है ना, वो इतनी खुश होती है कि वो गोधन को शाम को डिनर के लिए बुलाती हैं। बताओ, जिन्होंने पंचायत वालों से गोधन की शिकायत की थी, अब वो उन्हीं को बुला रही हैं। देखो आवश्यकता जो है बड़े से बड़े संस्कार को भी नष्ट कर देती है। देखो आगे देखो, पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा साथ खून माप, खूब गाओ सलीमा का गाना। मतलब पंचायत वाले भी गोधन को कह देते हैं, भाई खूब गाओ गाना तुम आराम से, ठीक है। देखो पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। कहानी का कथानक सजीव है। सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाड़ी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। 5 नंबर ये भी कंप्लीट। आप पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा तीनों कहानियां पढ़ लेना, 5 नंबर फिक्स है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया। मतलब हमने जो है, देखो यहां पे अगर चले अपने लिस्ट में, देखो ध्यान से,
यहां पे अगर देखा जाए तो 10, 10, 20, 10, 30, 5, 35, 5, 40, 5, 45 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया। बारी आती है बच्चों खंड काव्य की। खंड काव्य की अगर बात करें भाई तो ये जिला वाइज होता है। जैसे यूपी से आप हो, यूपी में कई जिले हैं, कुछ जिलों में रश्मि रथी है, कुछ जिलों में आलोक बिरथ है, कुछ जिलों में त्यागपति है, कुछ जिलों में श्रवण कुमार है, कुछ जिलों में मुक्त यज्ञ है। तो ऐसे अलग अलग जिलों में अलग अलग होता है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप किस जिले से हो, आप में कौन सा खंड काव्य है, वो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बाकी हमारा 50 नंबर जो है बच्चों ना, वो फाइनली यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखना, वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना भाई। अगर आप लोग खंड खा भी चाहते हैं कि मैं ऐसे ही पढ़ाऊं तो आप लोग कमेंट कर देना कि सर पार्ट 2 का वीडियो लाइए। तो आज का क्लास कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ। बाकी चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।